हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं देवेंद्र आज आपके सामने भारत के इतिहास का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जिस लास्ट वीडियो में हमने भारत के इतिहास के काल विभाजन का अध्ययन किया था, और आज जो भाग 2 है इसमें हम इन्हीं के बारे में कल जो हमने पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने कल देखा था। भारत के इतिहास को 3 भागों में हमने डिवाइड किया था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 3 भाग हमने किए थे, जिसमें से है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। पूरा पाषाण काल, अर्ली स्टोन एज, हमने कल भी डिस्कस किया था। जैसे कि पूरा पाषाण काल में मानव जो था अपने जीवन के सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दौर में था। उसे न तो भोजन पकाना आता था, उसके भोजन के लिए वह शिकार करता था और पत्थर के औजारों का उपयोग किया करता था वह। के दोस्तों, तो इस काल का जो मनुष्य था वह न तो ज़्यादा शिक्षित था, वह कृषि करना भी नहीं जानता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था। ओके दोस्तों, और उसके द्वारा जो औजार प्रयोग किए जाते थे वह पत्थर के औजार किस टाइप के थे? खुरदुरे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों, और इस काल का जो मनुष्य था वह गुफाओं में निवास करता था, शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था और गुफाओं में वह रहता था। फिर उसका स्थान फिर बदल जाता था, शिकार की तलाश में वह दर दर भटकता था। ओके दोस्तों, तो इस काल के मनुष्य की बात की जाए तो जो निग्रिटो प्रजाति के मनुष्य को इस काल का माना जाता है, जो कि मानव सभ्यता या मानव जाति का सबसे पूर्व की या प्राचीन सभ्यता को माना जाता है। निग्रिटो प्रजाति मानव की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, निग्रिटो प्रजाति, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। और इस काल के अंत की बात की जाए तो इस काल के अंत में होमो सेपियंस जो मानव हैं वो पाए गए हैं, जो कि मनुष्य के पूर्वज माने गए हैं, होमो सेपियंस। ओके दोस्तों, और इस काल की महत्वपूर्ण खोज थी आग का आविष्कार। आग का आविष्कार इस काल की महत्वपूर्ण खोज हुई है। तो आदि मानव ने धीरे धीरे पत्थर को आपस में रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न की और आग जलाना उसने सीखा। ये आप चित्र देख सकते हैं, पाषाण काल का लिया गया है। इसमें मनुष्य ने आग जलाना सीख रहा है, उस काल का मनुष्य। पूरा पाषाण काल के बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, यह जो काल है, यह पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है, या इसके बीच का काल कहा जाता है। अब इसमें अंतर क्या है पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में? तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार जो थे वो तो पत्थर के ही थे, किंतु जो पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के औजार थे उसकी तुलना में ये औजार कैसे होते थे? नुकीले हुआ करते थे और धारदार हुआ करते, शार्प हुआ करते थे और पॉलिशदार होते थे। इस काल के मनुष्य में शिकार करने के साथ साथ उन्होंने मछली पकड़ना और भोजन इकट्ठा करना, इनकी प्रमुख गतिविधियां थी। और इस काल मध्य पाषाण काल के अंत में वह पशुपालन करना सीखता है मनुष्य। क्योंकि दोस्तों, और इस मध्य पाषाण काल की जलवायु की बात की जाए तो यह गर्म और शुष्क जलवायु थी। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल की बात की जाए तो आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान में इस काल के प्रमुख स्थल पाए गए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम गुफाओं में से इसे माना गया है, और ये पाषाण काल की है दोस्तों, पूरा पाषाण काल की है मानी जाती है, पाषाण युग की है, या प्रागैतिहासिक काल की भी आप इसे कह सकते हैं। अब भीमबेटका की गुफाएं के चित्र ये आप देख सकते हैं। इसमें
गुफाओं की दीवारों पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है। कुछ जानवरों के चित्र दिख रहे हैं, कुछ मानव के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ओके दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल में जो है औजार किस टाइप के हुआ करते थे? धारदार हुआ करते थे। यहाँ की जलवायु कैसी थी? गर्म और शुष्क थी। और प्रमुख स्थल आदमगढ़ और बागौर राजस्थान इसके प्रमुख स्थल है। अब हम बात करते हैं, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये भी मध्य पाषाण युग के औजारों के चित्र है। इस टाइप के औजार हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें मनुष्य ने पूरा पाषाण काल व मध्य पाषाण काल की तुलना में उन्नति करना प्रारंभ कर दिया। इस काल का जो मनुष्य था उसे कृषि का तो ज्ञान था ही, साथ ही साथ वह पशुपालन भी अब करने लगा। कृषि के साथ वह पशुपालन भी करने लगा और उसके द्वारा जो औजार प्रयोग किया गया था वह पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग व्यापक रूप से करने लगा। और इस काल का जो मनुष्य था गुफाओं में रहने के साथ साथ दीवारों में शिकार करते हुए तथा नृत्य करते हुए पेंटिंग बनाने लगा। जो निवास करता था मनुष्य इस काल में, वह गुफाओं की दीवारों में चित्र बनाने लगा। और जो चित्र इसमें दिखाई दिए हैं उसमें शिकार करते हुए कुछ आकृतियाँ दिखाई गई है और नृत्य करती हुई इस टाइप की पेंटिंग प्राप्त हुई है। और चूँकि इस काल में चाक के पहिए का आविष्कार हुआ, इसी वजह से व्यापक रूप से मृदभांड निर्मित किया जाने लगा, जिसे हम घड़ा बोलते हैं। मिट्टी के पात्र जो है ये बनाए जाने लगे। मृदभांडों का विकास किया गया इस काल में, क्योंकि चाक के पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए के आविष्कार होने से मनुष्य के जीवन में व्यापक रूप से बदलाव आए। और जो इस मनुष्य था इस काल में गुफाओं के साथ साथ वह बाद में मिट्टी के मकान बनाकर रहने लगा। मिट्टी के उनके जो मकान हुआ करते थे वे चौकोर और गोल आकृति के हुआ करते थे। तो दोस्तों, अब ये नवपाषाण काल की प्रमुख देन है पहिए का आविष्कार, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। और आग का आविष्कार जो है ये पूरा पाषाण काल की देन है। तो आप समझ सकते हैं नवपाषाण काल में मनुष्य ने उन्नति करना चालू किया। उसने कृषि के साथ साथ पशुपालन किया। ओके, गुफाओं में रहने लगा, बाद में वो मिट्टी के मकानों में रहने लगा और समूह बनाकर रहने लगा। ओके दोस्तों, और उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। ये दोस्तों, इस प्रकार से उसके जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया। तो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है। ये सबसे पुरानी साइट मानी जाती है, जो कि 7000 वर्ष पूर्व की है, 7000 ईसा पूर्व की है। इसके अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में होता है दोस्तों। मध्य भारत का कुछ क्षेत्र है एवं कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी का मध्य क्षेत्र जो है और विंध्याचल की बेलन घाटी पाषाण काल के अंतर्गत आती है। तो ये तो था नवपाषाण काल। इस काल की प्रमुख विशेषता हमने देख ही लिया, पहिए की खोज है। ये आप देख सकते हैं चाक के पहिए का आविष्कार हुआ है इस काल में, ये चित्र आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद नवपाषाण काल के ये औजारों के चित्र हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण के औजार, इस काल के औजारों की अपेक्षा ये औजार कितने फिनिश्ड है और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। कल हमने 2 क्लासिफिकेशन देखा था, एक पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमने देखा था जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस किया था। और एक अन्य आधार था जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई धातु के आधार पर हमने देखा था काल का विभाजन। तो जिसमें से एक है ताम्रपाषाण युग, जिसे कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल का जो समय है ये 5000 BC माना गया है। नवपाषाण काल के बाद का यह समय है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ओके, इस काल में मनुष्य ने पत्थर की जगह तांबे का उपयोग व्यापक रूप से किया। तांबे का उपयोग हथियार और अन्य पात्र बनाने के लिए, अन्य सामग्री बनाने के लिए उसने उपयोग किया।
इस काल के मनुष्य भी पक्की ईंटों से अपरिचित थे दोस्तों। पक्की ईंट बनाना वे नहीं जानते थे ताम्रपाषाण काल में। ओके, लेकिन इसके बाद कि जब हम ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे या कांस्य युग की बात करेंगे तो इसमें चूँकि वह पक्की ईंट के बने होते थे, क्योंकि कांस्य युग जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में कंसीडर किया था, इसलिए वे पक्की ईंटों से परिचित होंगे। किसमें? ब्रॉन्ज एज में दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो इस ताम्र पाषाण काल में वे मातृ देवी की पूजा किया करते थे और पशु में सांड की पूजा किया करते थे। ओके दोस्तों, और ये जो ताम्र पाषाण काल के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, इन मृदभांडों में काले और लाल कलर का पेंट किए हुए मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सफ़ेद लकीरें, उनके बीच में सफ़ेद लकीरें पाई गई है। इस प्रकार की डिज़ाइन वाली मृदभांड पाया गया है ताम्रपाषाण काल में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो इसमें शामिल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसके अंतर्गत आहार एवं गीलुंड नामक क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश, जिसमें से मालवा का पठार और कायथा जो कि उज्जैन के निकट है, एवं एरन जो कि सागर जिले में आता है, ये प्रमुख क्षेत्र है ताम्रपाषाण काल के। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आपको इन्हें ज़रूर याद रखना है। और अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो पश्चिमी महाराष्ट्र जो कि अहमदनगर के कुछ प्रमुख क्षेत्र है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और पुणे के आसपास के क्षेत्र है चंदौली, सोनेगांव एवं इनाम, तथा दक्षिण पूर्वी भारत का भी कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन सर्वाधिक जो उत्खनन हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं दोस्तों, उत्खनन ताम्रपाषाण काल के। ये तो था ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी। अब हम कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। मनुष्य का उद्भव इस धरती पर 10 से 14 मिलियन ईसा पूर्व माना गया दोस्तों। ओके, 10 लाख से 14 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। सबसे पुराने मानव के अवशेष हमें पाए गए हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए हैं, जो कि 2.6 मिलियन ईसा पूर्व से प्राप्त हुए हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में मनुष्य का उद्भव जो है 1.4 मिलियन ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि बोरी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। होमोसेपियंस जो कि मनुष्य के प्रथम पूर्वज माने गए हैं, इनका प्रादुर्भाव 50,000 वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसा माना गया है। उत्तर पाषाण काल में होमोसेपियंस अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, होमोसेपियंस को मनुष्य के पूर्वजों की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। अब अगला पॉइंट है, भारत में मनुष्य के प्रथम अवशेष जो है शिवालिक तथा साल्ट रेंज से प्राप्त हुए हैं। ये तो था कुछ फैक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के बारे में। कांस्य युग एक इतिहास का काल विभाजन है जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा लोहे के अलावा कांस्य का प्रयोग करना शुरू किया। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो कि तांबे व टिन से मिलकर बनी होती है दोस्तों, इसे कांसा कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को इस काल के अंतर्गत रखा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युग में आती है। आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु उस लिपि को हमने अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हुए, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है और कांस्य युग में रखा गया है। ओके, कांस्य युग की प्रमुख सभ्यताओं की बात की जाए तो सुमेरियन की सभ्यता जो कि मिस्र की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यता हैं ब्रॉन्ज एज की, ये भी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस युग में मनुष्य ने शहरी सभ्यता में बसना शुरू कर दिया। ओके दोस्तों, चूँकि ब्रॉन्ज एज जो है सिंधु घाटी की सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह शहरी थे। उनकी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। ओके, अर्बन कल्चर था उनका, इसलिए इसे किस में रखा गया है? शहरी सभ्यता में रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आयरन एज की, लौह युग।
इस युग में मनुष्य ने लोहे से बने औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, किंतु उसके बाद जो वैदिक काल आता है दोस्तों, वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था, जिसे श्याम अयश कहा जाता था। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या वैदिक जो एज है जिसमें ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल आता है, उसे लौह युग के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, इसमें तांबे, कांसे व कुछ अन्य धातुओं का भी विकास किया गया। ओके दोस्तों, ये पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग का आरंभ 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज डिस्कस किया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग तथा लौह युग के बारे में। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगले आने वाली वीडियो में मैं ये जो 2 भाग है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इसी टॉपिक के बेस्ड रहेंगे वो, इस टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस। तो जल्दी इसका पार्ट मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।